कुछ नहीं है। कौन सी पार्टी आएगी? कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस का ट्रम है, कांग्रेस सर की बारी है। किस मुद्दों को लेके चलोगे आप? जी, तो क्या अशोक बुआनीवाला भी जा सकते हैं बीजेपी में? नहीं, तो मैं मुश्किल से 6-7 महीने के लिए कांग्रेस से छोड़ के गया था, सिर्फ 6-7 महीने। देना नहीं देना वो अलग बात होती है, ये कैमरे के सामने बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती। तो मीडिया के लोगों को भी इस तरह की बात नेशनल लीडर से पूछनी चाहिए, स्टेट के लीडरों से नहीं पूछनी चाहिए। जी, तो जो तिरंगा यात्रा थी, ये मतलब आप कह रहे हो कि होगी किस प्रकार से सर किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो क्या अशोक बुआनीवाला बीजेपी की बार इलेक्शन लड़ेंगे? क्या आप भी मानते हो कि जो मशीनरी है इससे कुछ गड़बड़, तो इसमें कांग्रेस पार्टी की जो है जीत दिखा रहे थे लेकिन जीत गई बीजेपी पार्टी, तो क्या रीज़न रहा होगा सर? आज सांसद जी आए धर्मवीर जी, जुलाई तक उन्होंने कहा कि जो पुल है ये शुरू हो जाएगा। जुलाई तक, ये जुलाई आ गई है, वहाँ पिलर भी खड़े नहीं हुए। वो भी तैयार हो जाएगा, ये जुलाई तक तैयार हो जाएगा। रोड तो बने हुए हैं जी, रोड बने हुए हैं, बताओ कहाँ बने हुए हैं? आपको मैं आप गलियों में देखिए ले चलता यहाँ हूँ। पे जो आसे जाते हैं, तो सर जैसे कि आप एक होते हो, आप कह रहे हो कि रूटीन में बात होती रहती है, तो बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो आप कांग्रेस से हो, मैडम बीजेपी में चले गए, तो आपके काम तो नहीं रुकते होंगे सर, इस तरह तय चलते होंगे। राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। भाई आज अशोक बुआनीवाला जो कि कांग्रेस पार्टी से जो हैं पूर्व प्रवक्ता भी हैं और 2014 में इलेक्शन भी लड़ा गोपाल कांडे की पार्टी से, आज अशोक बुआनीवाला का जो है भिवानी में हरियाणा प्रदेश में जो है नाम है, और आज भी जो है इलेक्शन की जो है भाई तैयारी कर रहे हैं। भाई कब वह सफलता मिलेगी, कब जो है भाई साहब का जो नाम है, और जो भाई साहब टिकट की दौड़ में जो रहे हैं, तो बात कर लेंगे सारी की सारी। भाई साहब राम राम। राम राम। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया हूँ, आपको भी राम राम और आपके दर्शकों को भी राम राम जी। तो आज हम जो है शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से। जो आपकी जर्नी है वह जो है कहाँ से शुरू हुई, जो ये राजनीति कहाँ से जो है पनपी, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? वैसे तो 1985-86 में हमने एक छोटी सी एनजीओ बनाई थी, ऑर्बिट ऑर्गेनाइजेशन जी। और उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने पूरे भिवानी के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम किए और मेडिकल कैंप्स लगाए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग करते थे जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं बुलाते थे। जी। हेल्थ से रिलेटेड, सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड, स्कूल के बच्चों को ऑनर करना, मतलब वो सारे काम किए। जो बुक एक्सचेंज कैंप लगाया हमने, बहुत सक्सेसफुल रहा, वो बहुत ही सक्सेस रहा। जी। तो वो काम हमारा बड़ा लंबा समय तक चलता रहा और वो 15 साल 16 साल तक हमने उस एनजीओ के माध्यम से भिवानी के अंदर बहुत बड़ा काम किया। उससे हमारे को स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें 2 बार प्रदेश की सरकार ने सम्मानित किया जी। हमारे काम को लेके, हमारी बात को लेके। और फिर एक पर फ्लड आ गया था भिवानी के अंदर जी। फ्लड में भी हमारा जो रोल था वो बहुत बड़ा रोल था। उसमें हमने हेल्थ को लेके जो थी वो ड्यूटीज़ सरकार ने हमारी बल्कि डेप्यूट की कि भाई कोई अन्न बांट रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो हेल्थ को संभालने के लिए, हेल्थ का मेजरमेंट करने के लिए, उसको हर आदमी को संभालने के लिए हमारी ड्यूटी, हमारी संस्था की ड्यूटी लगी जी। और हमने उसमें काम किया। और काम करके फिर हमने एक नया कीर्तिमान हमने उसमें स्थापित किया। और लगभग कितने सदस्य उसमें जुड़ रहे थे? अभी 30-32 लोग हमारे थे, सारे साथी हमारे उस समय के अंदर। और 30-32 लोगों ने, हमने पूरा शहर में मेडिकल के लिए, और क्लोरीन का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि दूषित पानी उस समय बाढ़ के टाइम पे मिल रहा था, तो क्लोरीन 1995 में घर घर हमने पहुंचाई थी।
जी तो एक बहुत बड़ा रोल हमने वहाँ प्ले किया और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने फिर हमें बुला के गवर्नर साहब के माध्यम से सम्मानित हुए हम। तो उस समय के बाद फिर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर चौधरी भजन लाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जी उन्होंने स्पेशली मेरे को प्रवक्ता के रूप में बनाया और एक लंबे समय तक मैं प्रवक्ता रहा कांग्रेस पार्टी का। चौधरी भजन लाल जी के टाइम में फिर फूलचंद मौलाना जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने भी मुझे कंटिन्यू रखा जी और एक लंबे समय तक 9 साल तक मैंने वो प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाई जी और कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। एक वही दौर था 92-93 के आसपास जो हमने कांग्रेस पार्टी में आके सक्रिय राजनीति की जी बात की। जी उससे पहले NSUI में काम करते रहे और यूथ कांग्रेस में काम करते, लेकिन उतना एक्टिव नहीं थे सिंबॉलिक रूप से, क्योंकि हमारी पूरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। जी तो उस वजह से हमने उन संस्थाओं के अंदर भी काम किया, लेकिन जो सक्रिय राजनीति जिसको हम लोग कहते हैं उसमें हमने एज ए स्पोक्स पर्सन जब मुझे श्री भजन लाल जी ने जिम्मेदारी दी तब हमने उसको काम किया। जी आप पीछे ले जाना चाहूँगा, पढ़ाई आपकी कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन की वेस्ट कॉलेज से और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की हिंदी में मैं PG हूँ और जर्नलिज़म में भी मेरा जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने डिप्लोमा डिप्लोमा किया जर्नलिज़म का। जी जब उन दिनों में मीडिया एडवाइज़र था, सरकार ने मुझे मीडिया काम दे रखा था, जी तो फिर मैंने जर्नलिज़म भी किया और मैं डबल MA हूँ समझो आप, जर्नलिज़म में भी और हिंदी में भी। जी और एजुकेशन के क्षेत्र में वैसे तो बहुत रुझान, क्योंकि फादर साहब का बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन का नहीं रहा, लेकिन उनको एजुकेशन को बढ़ावा देने का बहुत उनका रुझान था। जी तो उन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए और हम लोग उनको बचपन से ही देखते थे, तो हमारा भी उस तरह का एक रुझान बना कि हम लोग भी एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ काम करें। जी तो सर लगभग जो है आपने कांग्रेस में कितने साल बिताए, क्योंकि बीच में आप एक बार पार्टी भी छोड़ दी थी आपने? मैं वो गोपाल कांडा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि भी अपन मिल के कुछ करेंगे, तो मैं मुश्किल से 6-7 महीने के लिए कांग्रेस से छोड़ के गया था, सिर्फ 6-7 महीने के। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं वापस कांग्रेस में ही रहा। 6-7 महीने के दौरान हमने वो पार्टी बनाई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई किसी भी रीज़न से, वो अलग बात है। बट एक अच्छी पॉजिटिव सोच लेके, एक सकारात्मक सोच लेके हमने एक विकल्प के रूप में, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का माहौल था हरियाणा के अंदर, विकल्प की ज़रूरत थी और विकल्प हम लोग तो नहीं बन पाए उस समय की पार्टी जब हमने गोपाल कांडा जी तो नहीं बन पाए, लेकिन एक विकल्प बन गया दूसरा। और फिर मैंने कांग्रेस में, क्योंकि मेरा मन तन और धन सारे मतलब हर तरह से लगाव कांग्रेस के साथ है, तो मेरा फिर वापस में कांग्रेस में लौट गया। जी तो कांग्रेस में ही काम करते हैं, आज भी भिवानी भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। अभी भी मुझे गुड़गांव की ड्यूटी दी रखी है सरकार ने मुझे, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसने गुड़गांव का कोऑर्डिनेटर बना रखा है। जी तो काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए करेंगे और पूरे देश में करेंगे जहाँ जहाँ हमारी को पार्टी ड्यूटी लगाती है। तो सर जैसे कि आप एक होते हो, आप कह रहे हो कि रूटीन में बात होती रहती है, तो बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो आप कांग्रेस से हो, मैडम बीजेपी में चले गए, तो आपके काम तो नहीं रुकते होंगे सर, इस तरह तय चलते होंगे या फिर कोई निजी काम किसी का होता नहीं है। जितने भी लीडर साहब देखते होंगे, जितने भी मैं हूँ, चाहे मेरे से बड़े बड़े लीडर हैं, किसी का कोई निजी काम नहीं होता है। काम तो सभी शहर के ही काम होते हैं और शहर के लोग ही काम के लिए आते हैं। तो अगर मान लो कोई काम हमें किरण चौधरी जी को कहने पड़ जाए, रणबीर जी को कहना पड़ जाए, या किसी ब्यूरोक्रेट्स में किसी अफसर को कहना पड़ जाए, तो हम कहते हैं जी, और वो काम आमतौर पे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते। जो काम की स्वरूप कैसा है, काम को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप पॉलिटिशियन के सामने या अफसर के सामने, वो बहुत मायने रखता है। और
जो आम जन के काम हैं, जो रोज़मर्रा से जो प्रभावित लोग हैं, मान लो अब पानी की किल्लत चल रही है या कोई बिजली की किल्लत चल रही है, इंडस्ट्री वाले कल मेरे पास बैठे थे बहुत सारे लोग, जी। तो वहाँ की वो समस्याएं मुझे बता रहे थे। मैं बहुत हैरान भी हो रहा था कि भाई यहाँ पावरफुल लोग बैठे हैं, तुम लोग रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर दो तो मैं समझता हूँ कि सोल्यूशन निकलेगा। तो हम लोग ने भी अपने आप को ऑफ़र किया उनको कि हमारे ज़िम्मे भी कोई काम आप लगाएंगे तो हम करेंगे, जबकि हम सरकार में नहीं हैं, सरकार से बाहर हैं। लेकिन क्या होता है कि हम भी अपने तरफ से जो सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको कह सकते हैं और कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कहते। जी। और शहर के इंटरेस्ट में अगर कहना पड़े तो क्यों नहीं कहेंगे, ज़रूर कहेंगे। जी। देना नहीं देना वो अलग बात होती है, ये कैमरे के सामने बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती। लेकिन ये है कि हमारे कोई तालमेल ख़राब नहीं है, हम लोग एक दूसरे को अभी भी बातचीत करते हैं और एक दूसरे की भावना को समझते हैं। जी। कांग्रेस में हमारा अपना एक स्टेटस है, उनको कांग्रेस में अच्छा नहीं लगा तो वो छोड़ गए, इतना ही तो बात है। जी। तो क्या अशोक बोआणीवाला भी जा सकते हैं बीजेपी में? नहीं, हमारा बिल्कुल इच्छा नहीं है। जब इतनी बड़ी माहौल था 2014 में, जब पूरा हिंदुस्तान बीजेपी में जा रहा था, तब भी हम लोग नहीं गए, तो अब तो ऐसी कोई बात है नहीं। और आज तो वैसे भी जाती हुई पार्टी है ये। अब कौन सी? बीजेपी? और क्या, अच्छा। अब उसका अस्तित्व खत्म हो 2029 अब कुछ नहीं है। कौन सी पार्टी आएगी? कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस अच्छा। का टर्म है, कांग्रेस सर की बारी है। किस मुद्दों को लेके चलोगे आप? बहुत सारे मुद्दे हैं। आज पानी की समस्या है भिवाड़ी के अंदर, आज बिजली की समस्या है, त्राई हो रखी है। पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से किसी को पानी नहीं मिला, पीने का पानी की दिक्कत थी, कोई आदमी कहने के लिए तैयार नहीं था। तो जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रहे थे और जनप्रतिनिधि भी ऊपर हाथ उठा के हमारे बस की नहीं है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि या आप लोगों ने यहाँ भिवानी में चुने हुए हैं, जो पानी भी अगर उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को कौन चुनेगा आने वाले टाइम में? तो ये सब समस्याएं हैं, बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। यहाँ पे आप देखेंगे शहर के अंदर कोई अच्छे रोड्स नहीं है, कोई अच्छी और सुविधाएं नहीं है। कोई भी बाहर से लोग आते हैं तो भिवानी को ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई गांव में आ गए। देखो रोड तो बने हुए हैं जी। कहाँ पे बने हुए हैं बताओ, कहाँ बने हुए हैं? आपको मैं आप देखिए यहाँ पे जो आसी जाते हैं। नहीं, आसी भिवानी का आदमी आसी रोज हर आदमी थोड़ी जा रहा है। भिवानी का आदमी तो जैन चौक से लेके आपके रेलवे स्टेशन के बीच में गुजरता है या गली मोहल्लों में गुजरता है। कोई रिक्शा पलटी मार रही है, जो इन्होंने वो लगाए थे, जो टाइल्स लगाई थी वो उखड़ चुकी हैं, रोड तोड़ के टाइल लगा दी, टाइल अब उखड़ी पड़ी हैं, रिक्शा रोज़ उलटती हैं, रोज़ महिलाएं गिर रही हैं, जो सवारियां जा रही हैं वो पड़ जाती हैं। तो सारा सिस्टम ख़राब है। पुल बना रहे हैं, दो पुल बन रहे हैं, दोनों पुल का अल्टरनेट कुछ नहीं बना रखा है। भीड़ में लोग त्राई होते रहते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तो 2 घंटे 3 घंटे तक जाम लगा रहता है। लोहारू रोड के ऊपर कितना प्रोमिनेंट रोड है, तो कोई सिस्टम नहीं है। तो जब तक सिस्टम कौन डेवलप करेगा? जनप्रतिनिधि सिस्टम डेवलप करता है, और जनप्रतिनिधि आपने इस तरह का बना दिया जिसको मालूम ही नहीं है किस तरह से सिस्टम डेवलप होना है, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा? इसलिए आज उन चीज़ों का हमने नींव पत्थर रखा है, क्योंकि अब आने वाले समय में मात्र 2-2.5 महीने के बाद जिसने दिनौद जाना है, दिनौद गेट से हमारा आरओबी भी तैयार हो जाएगा और ये सड़क भी जुलाई 31 तक तैयार हो जाएगी। हम सीधे 10 मिनट में दिनौद पहुँच सकते हैं। वो आगे का रास्ता फिर हमारा पुराना है। आज सांसद जी आए, धर्मवीर जी, जुलाई तक उन्होंने कहा कि जो पुल है ये शुरू हो जाएगा। जुलाई तक, ये जुलाई आ गई है, वहाँ पिलर भी खड़े नहीं हुए, कहाँ से शुरू हो जाएगा? वो खुद आज आरओबी का कह रहे थे कि मैं दौरा करके आया हूँ, पुल तक वहाँ पे अभी तक खड़े नहीं हुए हैं, है ना। डीवीबी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कैसे जुलाई तक पूरा हो जाएगा? 6 महीने से ज़्यादा काम को चलते हुए हो गए हैं और सारा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो रखा है। लोहारू जाना हो या दादरी जाना हो तो आदमी सोचता है कि कैसे जाऊंगा मैं, वहाँ बाईपास से घूम घाम के जाना पड़ता है। जी, अभी जो है
चुनाव हुए तो इसमें कांग्रेस पार्टी के जो है जीत दिखा रहे थे, लेकिन जीत गई बीजेपी पार्टी। तो क्या रीज़न रहा होगा सर? रीजन तो कुछ नहीं है, आपके सामने ही है। बहुत पॉइंटों पे हम लोग हार गए और ज़्यादा हमारे जो लीडरशिप है वो ओवर कॉन्फिडेंस में थी, ज़्यादा आत्मविश्वास था उनको। और जितना आत्मविश्वास होता है तो आदमी मेहनत ग्राउंड पे कम कर पाता है। मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप ने ग्राउंड पे मेहनत कम की और उसकी वजह से जो आत्मविश्वास उनके अंदर भरा पड़ा था तो हम लोग पिछड़ गए। और कुछ सिस्टम भी आपको मालूम है कि मशीनरी का दुरुपयोग करके और चीज़ों को, क्योंकि आम आदमी चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस का। अच्छा, ये आप भी मानते हो कि जो मशीनरी है इससे कुछ गड़बड़? नेचुरल मशीनरी का दुरुपयोग का मतलब ये नहीं है कि भी खाली ईवीएम खराब है या ईवीएम में गलती है। मशीनरी का दुरुपयोग से हमारा मतलब ये भी है कि प्रशासन भी सरकार के साथ मिलकर मिली भक्ति कर रहा था और उससे चीज़ें खराब हो रही थी। जो थोड़े थोड़े मार्जिन से हमारे कैंडिडेट जीत रहे थे उनको सर्टिफिकेट तक नहीं दिए जा रहे थे और उनको प्रेशर बनाया जा रहा था कि भी हम उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोर्ट में विचाराधीन चीज़ें हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है, उसका फैसला भी जल्दी आएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहा था, लीडरशिप कम लड़ रहे थे। फिर भी हमारे लीडरों ने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनका ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम लोग पिछड़ गए। आने वाला समय हमारा है, बढ़िया समय रहेगा। जी, तो क्या अशोक बोनीवाला भी जी की बार इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। तो जब भी आदमी को राजनीति करता है चुनाव के लिए लड़ता है जी, पार्टी में काम करता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव होना चाहता है। हम भी कांग्रेस पार्टी में पिछले 30-32 साल से काम कर रहे हैं, जी। तो इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमें भी कोई चांस मिलेगा और कभी भी पार्टी चांस देगी तो चुनाव लड़ेंगे। सर, किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारा क्रम क्षेत्र तो भिवानी है, भिवानी से ही ये मौका मिलेगा, भिवानी से चुनाव लड़ेंगे। जी, ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें तो इसके बारे में क्या कहना है, क्या विचार हैं आपके? सेना का जो प्रदर्शन था बहुत अच्छा प्रदर्शन था और सेना ने हर भारतीय का सीना जो है उसे गर्व से चौड़ा हो गया। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम सेना ने किया और सक्सेसफुल उन्होंने काम किया। और हम पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी सेना को बधाई देती है, उसको शुभकामनाएं देती है जी, और भविष्य में भी इस तरह के काम वो करती रहे। इस तरह का हम उनके साथ हर तरह से खड़े हैं अपोजिशन के नाते। और कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड पहले दिन ही क्लियर कर दिया था और वही स्टैंड आज भी कि हम सेना के साथ। और वो सरकार के साथ भी हमने अपोजिशन की मीटिंग हुई, विपक्ष की मीटिंग हुई सत्तारूढ़ के साथ, तो भी हमने स्टैंड क्लियर किया था कि हम सरकार का साथ देंगे और उस मामले में हमने सरकार के साथ स्टैंड लिया। तो तिरंगा यात्रा में भी आप साथ में थे सर? तिरंगा यात्रा तो उनकी अपनी पार्टी की यात्रा थी, वो कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना उससे था नहीं। वो तो ढोंगी लोग हैं, आपको पता ही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जीवन में आरएसएस के अंदर कभी झंडा लगा नहीं, आज तिरंगा यात्रा निकाल के देश को गुमराह करने का काम करते हैं। तिरंगा से उनका कोई सरोकार नहीं है। अभी हमारे यहाँ कल पार्टी का प्रोग्राम था, जय हिंद प्रोग्राम हमने किया, सारे जो लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी दी और पूरे देश में एक माहौल बना है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जी, तो जो तिरंगा यात्रा थी ये मतलब आप कह रहे हो कि ढोंगी किस प्रकार से सर? ढोंगी इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, जो कूटनीति है, उस कूटनीति में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ गए, ट्रंप के इशारे के ऊपर युद्ध विराम कर दिया गया और झंडा यात्रा निकाल के, तिरंगा यात्रा निकाल के देश को गुमराह कर रहे हैं, उस विषय को भटका रहे हैं। तो ये उसका रेलिवेंसी नेशनलिज्म से नहीं है, राष्ट्रीयता से उसका बात नहीं, लेकिन ये गुमराह करने की बात है केवल कि लोगों का जो दिमाग है
उसको डाइवर्ट कर दो, और डाइवर्ट करके उसको तिरंगा यात्रा में कन्वर्ट करके नेशनलिज्म की बात कर रहे। जो बात कांग्रेस उठा रही है कि भी ट्रंप के कहने से क्यों युद्ध विराम हुआ, उस पर कोई जवाब प्रधानमंत्री देने नहीं चाहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तिरंगा यात्रा निकाल के क्या होगा कि देश को आप इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते। देश का हर नागरिक समझदार है, देश का हर व्यक्ति समझदार है कि उसको ट्रंप के कहने से युद्ध विराम क्यों हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी थी, इंदिरा जी को भी अमेरिका का प्रेशर था, लेकिन अमेरिका का प्रेशर उन्होंने नहीं माना। हमारे प्रधानमंत्री क्यों मान रहे जब अपोजिशन भी उनके साथ खड़ा है। तो ये एक विषय है, ये बड़ा विषय है, क्योंकि मैं एक प्रदेश स्तर का लीडर हूँ और मैं प्रधानमंत्री तक की बात नहीं करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहीं की बात करूँ, यहीं के राजनीतिक हरियाणा स्तर की ही बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मीडिया के लोगों को भी इस तरह की बात नेशनल लीडर से पूछनी चाहिए, स्टेट के लीडरों से नहीं पूछनी चाहिए, ये कहना चाहूँगा। जी, तो सर जो आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज वो हमारी जो अध्यक्षा हैं श्रीमती दर्शना गुप्ता, उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पे एक वेलनेस सेंटर हमने यहाँ बनाया है। वेलनेस सेंटर की ज़रूरत थी यहाँ पे जी, और आप देखते हैं कि किस तरह का माहौल है, और माहौल में तो वेलनेस सेंटर के अंदर 4-5 सुविधाएं हम लोग स्टूडेंट्स को और टीचर्स को देना चाहते हैं। जी, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आजकल स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई का स्ट्रेस, परिवार का स्ट्रेस, उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। जी, दूसरा मेडिटेशन के ऊपर बात होगी, तीसरा हेल्थ के ऊपर बात होगी। 3-4 चीज़ों को मिला के ये वेलनेस सेंटर है। उस पर ये फ्री रहेगा सर? फ्री तो स्टूडेंट्स के लिए है, कॉलेज कैंपस में जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए है, और बहुत अच्छा सेंटर चलाएंगे हम इसको। 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स रहेंगे, 24 घंटे, क्योंकि हमारे अंदर ही हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी हैं, तो एक अच्छी सुविधा हमने शुरू की है। चलिए, धन्यवाद सर। राम राम जी। तो फिलहाल अपने साथ भाई अशोक बुआनीवाला जी मौजूद थे और पूरी की पूरी जो है आपने बात सुनी। कौन से जो है आपने विचार अच्छे लगे, क्या कहना है इन विचारों के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय जरूर दे दियो। अशोक जी के बारे में भाई कुछ कहना है या फिर आगे कोई अलग इंटरव्यू करा, तो उसके लिए जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो कि सुंदर भाई ये सवाल पूछने हैं अशोक जी तय, तो ज़रूर, चाहे आपके कड़वे सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, वे सवाल आप अशोक जी तय लेवांगे। तो करो वीडियो ने से राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।